बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर एनर्जेटिक्स, और उसका टॉपिक है रोल ऑफ हाइड्रेशन इन डिसॉल्विंग प्रोसेस। स्टूडेंट, डिसॉल्विंग प्रोसेस जो है या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, एक सोल्यूट को जब आप एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस या फिर डिसॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह देखें, अगर आपके पास वाटर है और आप उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दें या फिर ग्लूकोज ऐड कर दें तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस। जिस तरह देखें, ये हमारे पास पहली डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब स्टूडेंट ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं, फिर ये एक स्टेटमेंट है हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, एक हम डिस्कस करेंगे लेटिस एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से समझाऊंगा और उस एग्जांपल के बाद फिर हम ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये भी पार्ट जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड पे कंसेप्ट असेसमेंट है 6.7, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक सोल्यूट है अमोनियम क्लोराइड का। अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में और आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। इसमें 2 तरह के आयन्स होते हैं, एक अमोनियम का आयन है और दूसरा आयन आता है क्लोराइड का। यानी जब जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं, जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैटाइंस और एनाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं। कैटाइन आते हैं और दूसरा एनाइंस आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, किसी सोल्यूट का ब्रेकडाउन होना या स्पेशली अगर आप कहें किसी आयोनिक सॉलिड का जो ब्रेकडाउन होता है, इसमें हमेशा एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। यानी सॉलिड जाहिर अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो ये हमेशा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस कि जब आप एक सॉलिड को, आयोनिक सॉलिड को ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेकिंग में जाहिर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। या फिर अगर आप इसमें लिखें एनर्जी अब्जॉर्ब या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी, ठीक है। यानी एक आयनिक सॉलिड है, आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसे कहते हैं लेटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट, लेटिस एनर्जी हमने बड़ा डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, फिर इसके फैक्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, 2 इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, तो ये वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखें, सॉलिड का ब्रेकडाउन होना आयंस में जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है इट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास आयंस हैं, इनकी सराउंडिंग में आते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल यहां से इंटरेक्शन बनाते रहेंगे। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे जो हमें ज़रूरत है उसी का बना लेते हैं, सबका बनाना लाजमी नहीं है। ये एक तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक 4th पे वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये अमोनियम आयन के साथ इंटरेक्शन बना लेते हैं और इनकी इंटरेक्शन को या जो फोर्सेस डेवलप होती हैं इनको कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। यानी ये एक डाइपोल है और ये आयन्स हैं, तो इन फोर्सेस को कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह जो क्लोराइड का आयन है, तो स्टूडेंट क्लोराइड का आयन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर के 2 पार्ट्स के साथ अट्रैक्शन बना सकता है, 2 हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
इसी तरह ये सेकंड ऑक्सीजन का एटम है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव चार्ज। और ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें भी इसी तरह की इंटरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट देखें, ये भी वाटर के साथ इंटरेक्शन बल्कि क्लोराइड के आयन के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा इसके ऊपर चार्ज है आयन के ऊपर, या इसका साइज कितना ज्यादा या कम है, तो उसकी बेस पे ये डिपेंड करता है कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, आयंस जिस तरह अमोनियम आयन है और क्लोराइड आयन, और ये डाइपोल्स हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इसको हम नाम देते हैं, दिस फोर्सेस आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स हमने पढ़ी थी चैप्टर 3 में, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनमें ये एक टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस। और स्टूडेंट आपने याद रखना है, जब भी फोर्सेस डेवलप होती है ना, तो फोर्सेस की डेवलपमेंट में हमेशा जो एनर्जी होती है ये रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी यहां से रिलीज होती है, और जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट देखें, पहली लेटेस्ट एनर्जी थी कि आयोनिक सॉलिड का अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेकडाउन होना। फिर इन आयंस की जब वाटर के मॉलिक्यूल जब इसको सराउंड करेंगे, इंटरेक्शन डेवलप होगी, आयन डाइपोल फोर्सेस। और फोर्सेस जब भी बनती हैं या बॉन्ड्स जब भी बनते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और उसे क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे तो यह है कि इसे कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, लेकिन सॉल्वेंट अगर वाटर है तो फिर इसे क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट, दो तरह की एनर्जीज हैं, एक लेटेस्ट एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है, और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसमें एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर लेटिस माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, कि देखें, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो रही होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन में रिलीज अगर ज्यादा हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा, अब्सॉर्ब अगर ज्यादा हो रही है तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर लेटेस्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर हाइड्रेशन। देखें, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लें या एक ग्लास ले लें, उसमें वाटर ले लें, कुछ साल जब आप उसमें ऐड करते हैं ना, तो आप देखें कि वो ग्लास या टेस्ट ट्यूब पहले से ज्यादा कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, यानी उनमें टेम्परेचर कम हो गया है। कुछ ऐसे होते हैं कि जब आप उनमें कोई साल्ट ऐड करते हैं तो वो इतना उनमें हीट आ जाती है, क्योंकि हीट रिलीज होती है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन दो केस हैं, अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटिस ज्यादा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से, यानी स्टूडेंट ये पहले वाली टर्म ज्यादा है दूसरी कम है, तो फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लार्ज में से स्मॉल टर्म निकाल लें तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो फिर जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक इन नेचर। फिर स्टूडेंट अगर ऐसा हो कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है यानी हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटेस्ट एनर्जी, तो स्टूडेंट अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फिर जाहिर हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव, और जब नेगेटिव है तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सिंपल बात ये याद रखें कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है अगर ये ज्यादा है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, अगर एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है वो ज्यादा है तो वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें कुछ पॉइंट्स आपने जो यहां से पहले याद रखने हैं, फिर उसके बाद में कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए, ये तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, द प्रोसेस इन विच ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस।
यानी किसी सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन प्रोसेस है। फिर क्या होगा कि ये सोल्यूट के पार्टिकल अपनी फोर्सेस को ब्रेक डाउन करेंगे और सॉल्वेंट जो वाटर की एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो भी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। अपनी अपनी फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फोर्सेस बनाएंगे। यानी सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल अलग होंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे से अलग होंगे, और जो इंटरेक्शन बनेंगी वो किसके दरमियान होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान, तब ही सोल्यूशन बनता है। तो देखें, ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन सोल्यूट इंटू सोल्यूट इंटरेक्शन इज ब्रोकन डाउन, यानी ये जो कंपाउंड है पहले अलग हो जाएगा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ब्रोकन डाउन, यानी सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो वो भी अपने फोर्सेस को ब्रेक करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज फॉर्म, यानी सोल्यूट की इंटरेक्शन किससे होगी, सॉल्वेंट में, तभी सॉल्यूशन बनेगा। फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट इंटरेक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन देयर इंडिविजुअल इंटरेक्शन। स्टूडेंट, इस पॉइंट के क्या मीनिंग है कि जब एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए उनकी इंडिविजुअल इंटरेक्शन से, तब ही वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फोर्सेस डेवलप करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मेक अट्रैक्शन विद सोल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और लेटेस्ट की डेफिनेशन आपने देख लेनी है इससे प्रीवियस एक लेक्चर में। अब स्टूडेंट देखें, अमोनियम नाइट्रेट एक साल्ट है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं दो आइंस आते हैं, एक अमोनियम और दूसरा आता है नाइट्रेट। और स्टूडेंट इसकी जो इंथैल्पी है 25.7 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के मीनिंग है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक इन नेचर। फिर इसके बाद स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह के आइंस आते हैं, एक सोडियम और दूसरा हाइड्रोक्साइड का। और स्टूडेंट इसमें जो एंथैल्पी है -44.5 किलो जूल पर मोल, तो नेगेटिव है तो इसके मीनिंग है कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। तो सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। उसके बाद स्टूडेंट डिसोल्यूशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.7। स्टूडेंट इसके साथ एक है एनर्जी साइकिल इन्वॉल्विंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लेटिस एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसी के साथ ना ये वाला पार्ट भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल एंड एनर्जी लेवल डायग्राम टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर NaCl एंड कैलकुलेट इट्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लेटेस्ट एनर्जी गिवन है 787 किलो जूल पर मोल, ये 786 है, 787 होनी चाहिए, और हाइड्रेशन है -783। तो सॉल्व इसे करते हैं। स्टूडेंट मैंने ये डायग्राम पहले इसकी बना दी है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट यानी वाटर में, सॉल्यूशन बन जाएगा, एक सोडियम का आयन आएगा और दूसरा क्लोराइड का। ये तो डायरेक्ट एंथैल्पी आ गई सॉल्यूशन की सिंगल स्टेप के अंदर। फिर उसके बाद सॉलिड का सोडियम और क्लोराइड के आयंस में कन्वर्ट होना, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो लेटिस एनर्जी है। और इन आयंस का दोबारा से वाटर में सॉल्यूशन बनाना, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यानी ये सिंगल स्टेप आ गया, जिस तरह वो हेसला हमने पढ़ा था कि ये सिंगल स्टेप की एंथैल्पी आ गई, डायरेक्ट सॉल्यूशन बना दिया। और ये सेवरल स्टेप के, यानी पहले आपने गैसियस आयन बनाई और फिर उनको वाटर में डिसॉल्व किया, तो पहले लेटिस वाली एंथैल्पी और फिर हाइड्रेशन वाली। अब स्टूडेंट वैसे तो एक फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसी से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन बुक में ना इससे पहले एक और यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू हेसला सिंगल स्टेप की जो एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू टू स्टेप की एंथैल्पी की इक्वल है, डेल्टा H फॉर लेटिस प्लस डेल्टा H फॉर हाइड्रेशन।
अब स्टूडेंट यहाँ से ना अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपके सामने है, लेटेस्ट एनर्जी माइनस हाइड्रेशन है, तो वो प्लस कैसे हो गया? तो देखिए ये तो हमने हेस लॉ को यूज किया हुआ है कि सिंगल स्टेप की एंथैल्पी सेवरल स्टेप की एंथैल्पीज के इक्वल है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव, यानी ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो देखें जब आप इसको फॉर्मूले को आगे जब वैल्यूज लिखें, जिस तरह देखें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लेटेस्ट एनर्जी आ गई 787, हाइड्रेशन एनर्जी प्लस और ये आ गई जी -783 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट देखें प्लस इंटू माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी एंड पे आप देखें तो जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है ये किसके इक्वल है? लेटेस्ट एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये आ जाएगा 4 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक स्टेप एडवांस लिखा हुआ है। उसने कहा कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव है, तो आप इसका साइन पहले क्या लिख लें? नेगेटिव लिख लें। तो इस तरह से सॉल्व करें या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते हैं तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी का नेगेटिव साइन आपने ऐड नहीं करना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो सिंपल आपने लेटेस्ट एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो जाहिर है जब प्लस और माइनस का साइन आएगा तो वो फिर माइनस ही हो जाएगा, यानी एंड पे आपने लेटेस्ट में से हाइड्रेशन को क्या किया? माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट इससे ऊपर जो डायग्राम है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये जो कंसेप्ट असेसमेंट है, पहले आपने डायग्राम बना लेनी है इस तरह की, ये चीजें गिवन है। फिर आपने लिखना है कि हेस लॉ के अकॉर्डिंग सिंगल स्टेप की एंथैल्पी सेवरल स्टेप के इक्वल है, और फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो आंसर कितना आएगा? 4 किलो जूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है फॉर NaCl। और हमारी बुक में जो इससे पहले टॉपिक्स लिखे हैं ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है MX। M के मीनिंग है मेटल के एटम, जिस तरह सोडियम है। X के मीनिंग है कोई भी दूसरा एनाइन। यहाँ पे M पॉजिटिव X नेगेटिव है, इधर भी M पॉजिटिव और X नेगेटिव है, बाकी सारा पार्ट इसी तरह से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें आज जो बातें हमने डिस्कस की, डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, उसके बाद सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक होती है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ब्रेक होती है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बन रही होती है। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? लेटेस्ट माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। फिर इसके दो फैक्टर हैं, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। फिर ये दो रिएक्शन है, एक सॉल्यूशन की एंथैल्पी पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है। तो स्टूडेंट जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा।